और एक होती है नॉन परमानेंट। जो नॉन परमानेंट है उन्हीं को हम लोग एडॉक कहते हैं। इनमें क्या होता है, परमानेंट कमेटी वो है जो पार्लियामेंट के जो डेली बेसिस का रूटीन है या उसका जो एनुअल रूटीन वर्क है उसको करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे बजट के ऊपर, बजट के लिए, या जैसे एस्टिमेट कमेटी होती है उसके लिए, बजट का जो पैसा खर्च हुआ उसको सुपरवाइज करने के लिए, तो उसके लिए पीएसी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। तो ये ऐसी कमेटियां हैं जो परमानेंट हैं और पूरे साल भर काम करती हैं। साल भर में एक बार इनको बनाया जाता है और इनका बाकायदा इलेक्शन होता है, चुनाव होता है इनमें। अध्यक्षों की जो नियुक्ति है इन कमेटी के, वो स्पीकर करता है। और ट्रेडिशन ये है कि जो ये परमानेंट कमेटी है, इनका जो अध्यक्ष होता है वो कोई विपक्ष का व्यक्ति होगा। ऐसा एक ट्रेडिशन है। हालांकि अब वो ट्रेडिशन फुलफिल नहीं होता, लेकिन ये पहले ट्रेडिशन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही था। एक होती है एडॉक कमेटी या नॉन परमानेंट, जिन्हें किसी तात्कालिक उद्देश्य के लिए बनाया जाए। मान लीजिए कोई बिल आया, सरकार ने किसी बिल को पेश किया, लेकिन वो जो बिल है उस पर एक डेडलॉक है, राज्यसभा ने उसे पास नहीं किया है, या लोकसभा में भी विपक्ष जो है वो तैयार नहीं है उसके लिए, उसकी मांग है उसको लेकर कुछ, तब फिर इसमें स्पीकर एक जॉइंट कमेटी बना सकता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर हैं। वो उस बिल को स्टडी करें और स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट दें। ये एडॉक कमेटी होती है। तो ये तब तक ही होती है जब तक उस बिल का काम चल रहा है। जब बिल कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, उसके ऊपर चर्चा हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो एडॉक कमेटी है वो नॉन परमानेंट होती हैं और सीजनल, या कह सकते हैं कि समय समय पर ही बनती हैं, जब उनके लिए, जब उनको बनाया जाता है किसी उद्देश्य के लिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, आप सब लोग आ गए और शुरू करते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो उद्देशिका है, आज हम लोग उद्देशिका देखेंगे, प्रियम्बल को देखेंगे, उसी के बारे में चर्चा भी होगी। उद्देशिका या प्रियम्बल क्या होती है? क्या किस कॉन्स्टिट्यूशन में इसे सबसे पहले यूज किया गया, करती क्या है, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं है? हिस्सा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब आप मुझे दें, जिसको आता है। फिर हम लोग शुरू करेंगे। कोई भी। चलो, जिसको नहीं भी आता है वो बताइए। चलो ठीक है।
देखो, उद्देशिका चाहे कोई संविधान है, चाहे कोई भी पुस्तक है, मैं तो एक जनरल किताब की बात करता हूँ। संविधानों में उद्देशिका ज्यादा गहरी होती है, इन डेप्थ होती है। वो संविधानों के दर्शन को बताती है, फिलॉसफी, संविधान के पीछे छिपे हुए विचार को बताती है। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द गवर्नमेंट, सरकार के अंग कैसे बनेंगे, किनसे मिलकर सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, उसका तौर तरीका क्या होगा, और वो जो तौर तरीका है वो किस विचार के ऊपर आधारित होगा, ऑन विच आइडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट वुड बी लाइक। सरकार के उद्देश्य क्या होंगे, सरकार बनेगी तो क्यों बनेगी, व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्या करेगी सरकार, या राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्य क्या होंगे, उस पॉलिटिकल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उनके पीछे छिपा हुआ विचार क्या होगा। क्योंकि हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट होते हैं किसी के भी, किसी भी व्यक्ति के या किसी संगठन के, उसके पीछे एक विचार छुपा हुआ होता है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकल है, जो आइडिया है वो मेटाफिजिकल है। सबसे पहले मेटाफिजिकल आता है, तब ऑब्जेक्ट आएगा कोई भी। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप जज बनना चाहते हैं या आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, दैट इज फिजिकल। लेकिन क्यों करना चाहते हैं, दैट इज मेटाफिजिकल। आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, एक शेड्यूल से, जैसे भी, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बता रहा है कि आपको कैसे चलना है और अपनी गोल को अचीव करना है। लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ विचार क्या है, क्यों बनना चाहते हैं, दैट इज प्रियम्बल। क्योंकि ये वो विचार है, वो आइडिया है। इसलिए उद्देश्य का, उसको दर्शन कहा गया है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी संविधान का, जो उसके मूल तत्व को बताती है, फंडामेंटल आइडिया को बताती है, बेसिक एलिमेंट को बताती है। इसीलिए कभी कभी मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति बनी, कई सारे केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मान लो कहीं भी कोई आर्टिकल या संविधान कहीं पर मौन है, कहीं पर वो बहुत क्लियरली कोई बात नहीं कह रहा है, तो जस्ट सी द प्रिएम्बल, आप उद्देशिका को देख लीजिए। क्यों, क्योंकि वो संविधान का आईना है। जैसे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उसे कुंजी कहा, संविधान की कुंजी है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निचोड़ है संविधान का, मूल आत्मा है संविधान की। ठीक है। कोई कॉल आ रहा है, मैं जरा एक सेकंड।
हाँ जी, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। पता नहीं फोन आ रहा था बार बार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है। प्रिएम्बल समझ में आया जहां तक अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या होता है? किसको नहीं आया है, ये बताइए। ठीक है। सर एक बार फिर से ब्रीफ कर दीजिए। आ, चलो मैं इसको एक बार, अभी जब मैं इसको फिर से लिखवाऊंगा आपको तो इसमें आ जाएगा, फिर से वो दोबारा हो जाएगा रिपीट सारा। फिर से कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार जो निकल आता है फिर उसके बाद दोबारा वो ऐसा तो नहीं रहता। देखो, प्रियम्बल या उद्देशिका हिंदी में किसी भी संविधान का दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है उसकी। फिलॉसफी में होता क्या है, फिलॉसफी किसे कहते हैं? तो जनरली एक मोटे तौर पर, अब मैं इसको फिलॉसफी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं मोटे तौर पर इसे बताना चाहूंगा कि जो फिलॉसफी है वो विचारों का, या आइडियाज जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनका अध्ययन होता है, या आइडियाज का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये समझिए। इसलिए उद्देशिका में क्या होता है कि जो हमारे शासन व्यवस्था को लेकर या सरकार को लेकर या गवर्नमेंट को लेकर जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं, वो प्रदर्शित होते हैं, उन्हें बताया गया होता है प्रियम्बल में। जैसे सरकार कैसी होगी, कैसे काम करेगी, उसके गोल क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को डिलीवर करेगी। ऑल दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग डिफाइंड अंडर द प्रियम्बल। सरकार बनेगी कैसे, उसकी शक्ति कहां पे होगी, पावर कहां पे होगी, अथॉरिटी कहां लाई करेगी सरकार की या राज्य की, स्टेट की, स्टेट कैसा होगा। तो बिकॉज all these things are the ideas of a state, or the ideas on which state would depend. These are known as, yeah, these are described under the preamble. इसीलिए इसे दर्शन कहा गया है। मान लीजिए जैसे शरीर है, शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उसके बहुत सारे पार्ट हैं, उन सबको मिलके बना है। वो फंक्शन करते हैं एक तरीके से, जिन आधारों के ऊपर वो फंक्शन करते हैं दैट इज नोन एज इंट्यूशन या कंसाइंस, आत्मा कह सकते हैं उसे हम। सेम वैसे ही संविधान बना है, और संविधान जिन विचारों के ऊपर, जिन आधारों के ऊपर काम करता है दैट इज नोन एज प्रियम्बल। इसीलिए आत्मा भी कही गई है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव भी कहा गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आई थी ये प्रियम्बल के रूप में, बाद में प्रियम्बल बनी। मूल तत्व को बताती है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल बेसिक एलिमेंट को बताती है, कहां से आया है कहां को जाएगा। इसीलिए कई केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहीं पर साइलेंट है तो फिर आप वहां पर प्रियम्बल को आप देख लीजिए। प्रियम्बल को अगर आप देख लेंगे तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स थे उसकी, उनकी मंशा का पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते थे संविधान से।
इसीलिए आत्मा कहा गया है इसे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन की, या मौलिक तत्व कहा गया है। तो अब मुझे बताओ, कई सारे केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जैसे सज्जन सिंह वाले मामले में ही, कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का निचोड़ है, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर का आधार क्या हुआ? द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आई? बताओ। सर सर केशवानंद। केशवानंद भारती के केस से। अरे उसका केशवानंद भारती के केस से था ही, लेकिन जजेस ने उसे कहां से लिया होगा? फ्रॉम वेयर द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टुक बाय द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रियम्बल से। हाँ या ना, बताओ। जी सर। मृणाली जी, आप लोग बड़े शांत रहते हो, हाँ ना भी नहीं करते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ जी रहा है ये भी सर। नहीं पता चल पाता मुझे। जबकि वो बड़ी गहरी बात होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल से ली गई इसलिए क्योंकि वेरियस केस लॉज में, इससे पहले वालों में, प्रियम्बल को जब डिफाइन किया कि वो पार्ट है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इस बात पर सभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे वो एक सहमत हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एलिमेंट है। बेसिक एलिमेंट प्रियम्बल में छुपे हुए हैं। जब बेसिक एलिमेंट है तो बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आएगी? बेसिक एलिमेंट से आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो लाई इन द बेसिक एलिमेंट्स एंड बेसिक एलिमेंट लाई इन द प्रियम्बल। सो बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केम फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। देखो, विचार को कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता। आप जितना उसे परिभाषित करेंगे वो उतना ज्यादा इलाबोरेट होता चलेगा, उतना ही ज्यादा उसका विकास होता चलेगा। इसीलिए डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का आने वाले समय में विकास नहीं होना है, वो और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि विचार बढ़ते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सियसनेस। नए सिरे पर व्याख्या होगी, हर बार सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो प्रियम्बल का जो दायरा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? क्या मैं आपको ये बात यहां तक ही समझा पाया? जी सर। यस सर। इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टुक फ्रॉम द प्रियम्बल। देखो, जितनी भी डॉक्ट्राइन है वो संविधान के किसी ना किसी हिस्से से आई हैं। बिना संविधान से तो उनको नहीं लिया जा सकता है, संविधान में ही होंगी। तो कौन सी कहाँ है ये भी हम लोग देखते चलेंगे आगे। यहां से आती है बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्लियर है यहाँ? इसको थोड़ा सा लिख लें, अब आगे चलें फिर। बताओ। जी सर क्लियर है। चलिए लिखिए। सामान्यतः उद्देश्य का किसी संविधान के मौलिक दर्शन को बताती है। किसी संविधान के
मौलिक दर्शन को बताती है। जनरली द प्रियम्बल डिफाइन generally the preamble define the basic philosophy of the constitution. यह यह उन मौलिक मूल्यों को बताती है, उन मौलिक मूल्यों एवं विचारों को बताती है जिनके ऊपर जिनके ऊपर राज्य एवं सरकारों का गठन होता है, राज्य एवं सरकारों के विभिन्न अंगों का, जिनके ऊपर राज्य एवं सरकारों के विभिन्न अंगों का गठन होता है। It also told about it also told about those basic values and ideas on which every every constitution or every constitution or the various organs of government depend upon depend upon उद्देशिका के अंतर्गत उद्देशिका के अंतर्गत राज्य एवं शासन व्यवस्था के राज्य एवं शासन व्यवस्था के लक्ष्य तथा उद्देश्य छिपे होते हैं। अंडर प्रियम्बल the goals and objectives the goals and objectives of government and constitution lie। इस प्रकार उद्देश्य का वह दर्शन है जो संविधान निर्माताओं के आशय को बताता है। संविधान निर्माताओं के आशय को बताता है, मतलब क्या मतलब है उसका, क्यों बना रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स के आशय को बताता है। सो द प्रियम्बल टोल्ड अबाउट the preamble told about इसको ऐसे लिखे, so the preamble is that philosophy which told about
which told about the description of constitution, the description of constitution। अब इसमें नोट करके लिखे यहां तक। ये बात समझ में आ गई सारी यहां तक जो मैंने बताई? ये बिल्कुल यूनिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नोट करके लिखिए। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में उद्देशिका सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में उद्देशिका को व्यक्त किया गया, को व्यक्त किया गया। फर्स्टली द प्रिएम्बल वाज डिफाइंड इन firstly the preamble was defined in American Constitution। भारतीय संविधान में उद्देशिका, भारतीय संविधान में उद्देशिका डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव ही है, उद्देश्य प्रस्ताव ही है। In Indian Constitution, the preamble is, in Indian Constitution, the preamble is the objective resolution, the objective resolution presented by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, कैसे कैसे वो आया था। ठीक है, अब इसमें आप अगले पॉइंट से लिखना। नेक्स्ट पॉइंट से पहले तो इसे समझते ही हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। देखो, भारतीय संविधान में अभी इस बारे में तो हम नहीं जा रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्योंकि ये लीगल मामला है। इसमें तो इसको थोड़ा सा रुक के करते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। देखो, उद्देशिका करती क्या है, क्या बताती है? तीन चार बेसिक बातें हैं जिसे हम लोग, वैसे तो बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए, डिफाइन करने के लिए, लेकिन इसे तीन चार पार्ट में हम लोग मोटे मोटे तौर पर बांट सकते हैं जिससे समझने में आसानी हो। एक तो हमें ये बताती है कि सत्ता का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ पावर। तो वो क्या है? वो है हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ अगर आप इसे पढ़ के देखें प्रियम्बल को, तो हम भारत के लोगों से शुरू होती है और बाद में खत्म भी हम ही पर हो जाती है। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि हम इसे अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, सबसे अंत में कौन करता है? तो हम करते हैं। हम माने वी आर द पीपल ऑफ इंडिया।
इसलिए पूरी की पूरी जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, लाई इन द वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक तो ये बताती है सत्ता का स्रोत क्या है। दूसरा, अब अगर हम लोग उससे नीचे चलें, मतलब आगे चलें वी आर द पीपल से, तो ये बताएगी कि स्टेट कैसा है। जो स्टेट हम लोग बना रहे हैं उस स्टेट की नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले कहता है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरीन। कैसा होगा राज्य? तो सॉवरीन होगा। अब क्या कर रही है प्रीएम्बल अगले पॉइंट में? वो नेचर बता रही है गवर्नमेंट की और स्टेट की। नेचर कैसी होगी उसकी? तो पहली बात, सॉवरीन होगा। दूसरी नेचर, समाजवादी होगा, सोशलिस्ट होगा। इन्हें डिफाइन करेंगे आगे हम, करेंगे। अभी मैं जस्ट बता दूं कि क्या क्या बताता है। कैसा होगा? सॉवरीन होगा। कैसा होगा? समाजवादी होगा। हालांकि समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, उससे पहले नहीं था। शब्द के रूप में नहीं था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फोर फादर्स थे उनकी मंशा जरूर थी। क्योंकि समाजवाद का अगर एक मतलब निकालना चाहें आप, हालांकि अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं दी हैं, व्हाट इज सोशलिज्म, तो अलग अलग लोग इसे अलग अलग बताते हैं। लेकिन एक बात में सभी एक मत हैं, और वो ये है कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें किसी तरीके का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी, चाहे वो सामाजिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे राजनीतिक है। शोषण, ना सामाजिक शोषण होगा, ना आर्थिक होगा, ना राजनीतिक होगा। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्थिक शोषण को अगर आप देखो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो थे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही। सामाजिक शोषण की बात करो तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आर्टिकल 23 24 में आप देख सकते हो, या उसके आगे भी। और इसी तरीके से राजनीतिक शोषण की बात करो तो मौलिक अधिकार रखे गए, फंडामेंटल राइट्स रखे गए, स्वतंत्रता समानता का अधिकार दिया गया। दैट इज अगेंस्ट द पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए जो बेसिक एसेंस था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, लाई इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसे क्यों नहीं रखा? इसका उत्तर मुझे ताऊ जी ने दिया, मैं आपको देता हूं, किसी किताब में नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में भी नहीं है, मैंने पढ़ी है वो। मेरे पास ओरिजिनल टेक्स्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के, क्योंकि 2022 में मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट टीवी से, संसद टीवी की तरफ से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के ऊपर। एक सीरीज बनाने, डॉक्यूमेंट्री बनाने का। और उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने मुझे एक रिसर्च एनालिसिस के रूप में रखा था, तो ये काम मैं ही करके देता था उन्हें। तो फिर उन्होंने मुझे वो ओरिजिनल टेक्स्ट भी भेजे थे, मेल पर भेजे। शायद मेरी मेल पर कहीं पड़े होंगे, अब तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके ओरिजिनल टेक्स्ट भेजे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के। वो फिर पूरी भी हुई। हालांकि मेरा काम उसमें बाद में समय अभाव के चलते मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन हाँ मैंने किया, उसमें लगभग आधा कंप्लीट कर लिया था। इसमें इसलिए शामिल नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल ड्राफ्ट में समाजवाद शब्द को,
क्योंकि इस बात को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे वो एक मत थे कि जो ये वाद हैं जितने भी यानी विचारधाराएं हैं ये बदलती रहती हैं, हमेशा कोई एक विचारधारा नहीं रहती, ये हवा की तरह बदलती हैं। अब कोई और वाद है, उसके बाद कुछ और वाद होगा। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता रहता है, मानवीय चेतना बढ़ती रहती है, वैसे वैसे इंटरप्रिटेशन स्किल्स बढ़ती हैं, नए विचार आते हैं, नए विचार नई व्यवस्था को जन्म देते हैं, पुराने समाप्त हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होते हैं क्योंकि पुरानों के ऊपर ही नया बनता है। और हाँ, नया बन जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि जब कोई चीज, सब में बदलाव की स्थिति है, कोई चीज स्टेबल नहीं, लेकिन हमें प्रियम्बल में ऐसे आइडियाज को रखना है जो बिल्कुल स्टेबल हो, जो कभी ना बदलें, जो शाश्वत हो, इटरनल हो। अभी हिदायतुल्लाह इस वर्ड का यूज करेंगे, इटरनल वर्ड का यूज करेंगे। ये शब्द है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में, इटरनल, प्रियम्बल पर ही। इसलिए इसमें उन विचारों को रखा गया जो शाश्वत हैं, यानी हमेशा रहने वाले हैं। विचारधारा हमेशा नहीं रहती, इसलिए बदल जाती है, और इसीलिए समाजवाद चूंकि एक विचारधारा मानी गई, इसलिए इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया गया। पर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इसे जोड़ दिया गया क्योंकि ऐसा देखने में आया कि शायद शोषण जो था वो बहुत बढ़ रहा था। गरीब अमीर, जो गरीब का शोषण है वो अमीर लगातार कर रहा था, और आर्थिक शोषण बड़े स्तर पे था। राज्य चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये संकल्पना ही समाप्त हो जाए, तो फिर इसमें अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया, इसे प्रियम्बल में ही रख दिया गया, जिससे इसमें कोई परेशानी ना हो। हालांकि अभी भी कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो समाजवाद एक राज्य का स्वरूप है, इसको बताता है कि राज्य कैसा होगा, समाजवादी होगा। लेकिन यहां समाजवादी शब्द से ये मतलब है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण जो होगा वो किसी तरीके का नहीं होगा। क्या मैं आपको समझा पाया? जी सर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला शब्द है इसमें पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो गलत शब्द इस्तेमाल होता है। पंथ निरपेक्ष एक सही शब्द है। सेक्युलर, सेक्युलर वर्ड भी यूज नहीं किया गया था, बाद में जोड़ा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था, या इंडियन सोसाइटी सेकुलर नहीं थी। सेकुलर थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सेकुलर था। और ये देखता है आपको फंडामेंटल राइट्स में, जहां पर लोगों को अपना धर्म अपनी अंतरात्मा के अनुसार मानने की छूट दी गई। और सभी धर्मों को अपने धर्म के प्रचार की छूट दी गई। सभी धर्मों को अपने शिक्षण संस्थाओं को चलाने की छूट दी गई। दैट इज द सेकुलर करेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये था फंडामेंटल राइट्स में ही है। तो ये पहले से ही पंथ निरपेक्ष था। इसके आगे हम लोग करेंगे इसके बारे में, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे, जब मैं आपको इसमें कुछ और मतलब डीपली चलूंगा। अभी ऊपर ऊपर से मैं आपको करा रहा हूं, समझा रहा हूं इसे। नेक्स्ट इसमें दो वर्ड हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। देखो, जब आप डेमोक्रेसी के बारे में या लोकतंत्र शब्द के बारे में सुनते होगे,
तो आपको आज तक भी यही पढ़ाया गया होगा और आपके मन में भी इसलिए वही आता होगा, आपने आज तक भी यही देखा है कि ये केवल सरकार को चुनने का तरीका होता है, जिसमें लोग वोट करते हैं और जो ज्यादा वोटें पा जाता है वो जीत जाता है। लोगों की चुनी हुई प्रणाली को आप केवल डेमोक्रेसी मानते हो। या तो आपने यही देखा होगा अब तक, या फिर अब तक आपने ये देखा होगा कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, जो अब्राहम लिंकन ने कह दिया। लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। डेमोक्रेसी इज नॉट द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म। अब्राहम लिंकन के इन विचारों में डेमोक्रेसी की एक झलक मिलती है। इन एसेंस, अपने मूल रूप में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो एक जीवन शैली है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। लोकतंत्र का मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों लेवल पर, जिसमें सब लोगों की समान रूप से भागीदारी हो, सब लोगों के समान अधिकार हो, सब लोगों के समान कर्तव्य हो और सब लोगों की समान रूप से भागीदारी हो। सब लोगों की, ऑल द पीपल, नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। दैट इज नॉट द डेमोक्रेसी, बट ऑल द पीपल। और आपको ये देखने को मिलेगा हम भारत के लोग में भी। वी आर द पीपल, नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। सो डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिसमें सब लोगों की समान रूप से भागीदारी, समान रूप से सहभागिता, समान रूप से हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए समानता और स्वतंत्रता का जो विचार है, वो लोकतंत्र में छिपा हुआ होता है। जहां ये आइडिया नहीं होगा वहां डेमोक्रेसी नहीं होगी। इसलिए जहां लोकतंत्र होगा वहां तीनों समानताएं होंगी और तीनों स्वतंत्रताएं होंगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता। चाहे ये मौलिक अधिकारों के रूप में आपको मिल जाए, फंडामेंटल राइट्स के रूप में दे दी जाए, या फिर किसी और तरीके से भी, ये डिपेंड करेगा। इसलिए जो लोकतंत्र है वो रूल बाय मेजोरिटी नहीं है, ना ही डिसीजन बाय मेजोरिटी है, ना ही ये तरीका है कि जो ज्यादा वोट पा गया वो जीत गया। दिस इज ऑल्सो नॉट द डेमोक्रेसी। लेकिन इससे कहीं ज्यादा है, अ वे ऑफ लाइफ है, जो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, स्वतंत्रता और समानता के ऊपर। और स्वतंत्रता और समानता भी तीनों स्तर पर, बल्कि चारों भी आ जाने चाहिए, कल्चरल भी आ जानी चाहिए इसमें। क्योंकि बल्कि सोशियो कल्चरल होती है, वो सामाजिक समानता भी नहीं होती, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक समानता होती है अब की इरेना में तो। पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशियो कल्चरल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी,
पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशियो कल्चरल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। जब ये सब मिल जाते हैं तब जो विचार उत्पन्न होता है दैट इज डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब है लोग, क्रेसी माने व्यवस्था। तो वो व्यवस्था इसीलिए उसको डेमोक्रेसी कह दिया गया, अब्राहम लिंकन ने जो इसको डिफाइन किया। लेकिन ये कहीं इससे बढ़कर है। इससे बढ़कर ये इसलिए है क्योंकि यहां माइनॉरिटी विचारों को उतनी ही प्रेफरेंस दी जाती है जितनी की मेजॉरिटी आइडियाज को। अल्पसंख्यक विचारों को उतनी ही तरजीह दी जाती है जितनी बहुसंख्यक। दैट इज द वे ऑफ लाइफ, दैट इज डेमोक्रेसी। क्या मैं समझा पाया लोकतंत्र आपको? यस सर। किसको नहीं आया है? कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लो। अब तक यही पढ़ा था ना कि सरकार चुन लेते हैं लोकतंत्र में। यस सर, यही पता था अभी तक तो। मृणाली जी आप बताइए। रूबी जी, आप तो बहुत सीनियर है रूबी जी, तो बताइए यही पता था, इससे ज्यादा भी कुछ पता था? पता होगा खैर आपको तो। चलिए। नहीं सर। चलो ठीक। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अगला शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। देखो जहां लोकतंत्र होगा, यानी जहां लोगों की व्यवस्था होगी, वहां ये लोगों की व्यवस्था में किसी प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो समानता के विचार का ही उल्लंघन होगा कि कुछ लोग अधिकार प्राप्त हों, कुछ लोग अधिकार विहीन हों। इसलिए ये फैक्ट है कि जहां डेमोक्रेसी होगी वहां रिपब्लिक भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो देश का प्रधान है, द हेड ऑफ कंट्री या हेड ऑफ स्टेट, वो जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण शक्ति का जो प्रतिनिधित्व करती है या सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है दैट इज वी द पीपल या पीपल ऑफ द कंट्री। तो उन्हीं के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही शासन करे उनके ऊपर, उसी के द्वारा गवर्न हो। इसलिए इसमें यह रहेगा ही कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो चुना हुआ होगा। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जहां लोकतंत्र है लेकिन वहां हेड ऑफ स्टेट, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। हेड ऑफ स्टेट वहां चुना हुआ नहीं है बल्कि राजतंत्र है। जैसे जापान और ब्रिटेन इसके एक एग्जांपल है बढ़िया। जापान में जो हेड ऑफ स्टेट है राजा है, ऐसे ही ब्रिटेन में है। वही ऐसे भी एग्जांपल हैं जो डेमोक्रेसी नहीं है जहां पर, लेकिन वहां रिपब्लिक है। मतलब जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे चाइना में लोकतंत्र नहीं है और वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वो रिपब्लिक है। इसलिए ये कोई क्लियर बात नहीं है कि अगर कहीं लोकतंत्र होगा तो वहां वो रिपब्लिक भी होगा। ये कोई क्लियर नहीं है। हो सकता है। पर जहां लोकतंत्र और गणराज्य दोनों होंगे वहां सही मायने में जो डेमोक्रेसी है वो कंप्लीट होगी।
लोकतंत्र जो है वो पूर्ण होगा। जैसे अमेरिका में, भारत में हेड ऑफ स्टेट चुने हुए होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कंप्लीट है, या फुल डेमोक्रेसी मिलती है, कंप्लीट डेमोक्रेसी मिलती है। ठीक है, गणराज्य का मतलब, रिपब्लिक का मतलब समझ में आया कि जो हेड ऑफ स्टेट है, हालांकि भारत में तो इसके दो मतलब हैं। एक तो यही कि हेड ऑफ स्टेट चुना हुआ होगा, और एक ये भी कि हेड ऑफ स्टेट कोई भी बन सकता है। दो बातें हैं यहाँ पर। इसके लिए किसी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो हेड ऑफ स्टेट चुना जा सकता है। ये कंप्लीट है, मतलब स्टेट की नेचर कैसी होगी, गवर्नमेंट की नेचर कैसी होगी, इसके बारे में बताती है प्रियम्बल। फिर क्या बताती है, अब जो ये सरकार बनेगी या बनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, गोल क्या होंगे, इसके बारे में भी बताती है। इसके बाद इसके गोल ही हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल को भी याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले शक्ति, फिर सरकार का नेचर, गवर्नमेंट की नेचर कैसी होगी, स्वरूप सरकार का, फिर सरकार के उद्देश्य क्या होंगे। दैट्स इट, यही है तो प्रियम्बल में, इसके अलावा कुछ। तो कल देखते हैं कि शासन व्यवस्था के लक्ष्य क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। यहां तक रखते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, क्लियर है ना सबको। जी सर। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। ओके।